हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम यूटेट अक्टूबर 2024 के लिए दोस्तों पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से SCERT फिल्टर सीरीज की पहली क्लास करने वाले हैं। ये क्लास दोस्तों हमारी कक्षा 6 भूगोल पार्ट 1 सौरमंडल में पृथ्वी से रहने वाली है। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और साथ में साथियों वीडियो के अंत में एक कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी ये क्लास कैसे लगी। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ। और वो महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यूटेट पेपर 2 SST के लिए दोस्तों हमारे सारथी कोचिंग सेंटर की तरफ से एक बहुत अच्छा नोट्स तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको वो नोट्स दिखा देता हूँ जितना हमने अभी तक तैयार किया है। इस नोट्स से दोस्तों आपको यूटेट SST 60 नंबर के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इस नोट्स में हमने ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से ज़्यादा इस नोट्स में समझाया है। तो आइए चलिए दिखाते हैं आपको ये नोट्स जितना हमने अभी तक तैयार किया है। इससे आपको दोस्तों बहुत हेल्प मिलने वाली है। और ये कक्षा 6 भूगोल का पूरा नोट्स है और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इसी प्रकार से तीनों कक्षाओं की कक्षा 6, 7, 8 SCERT तीनों क्लासों की SCERT से दोस्तों नोट्स जल्दी ही पूरा करने वाले हैं और जल्दी ही आपको वो नोट्स मिलने वाला है। देखिए दोस्तों इसमें बहुत अच्छे तरीके से चित्रों के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है। और इससे आपको यूटेट SST 60 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। हर टॉपिक को दोस्तों इसमें चित्र के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। बस दोस्तों इस नोट्स को लेने के लिए आपने करना क्या है कि आपने हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यूट्यूब पर तब मिलने वाली है अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ही पहुंचेगी। सौर मंडल में पृथ्वी से जो दोस्तों हमारा पहला टॉपिक है वो है खगोलीय पिंड। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वो सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है कि खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में चमकती है उन सब वस्तुओं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। और खगोलीय पिंडों का जो दोस्तों वर्गीकरण है वो दो भागों में किया गया है। पहले में दोस्तों ऐसे खगोलीय पिंड आएंगे जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, हम तारा कहते हैं। तो दोस्तों जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है उन्हें हम तारा कहते हैं। ठीक है। और सूर्य भी दोस्तों एक क्या है, तारा है, क्योंकि सूर्य के पास भी अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। अब दोस्तों हम दूसरे प्रकार के खगोलीय पिंडों को समझने वाले हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता, ये अपनी प्रकाश और ऊष्मा के लिए सूर्य पर निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों हमने ग्रह और तारों की परिभाषा भी समझ ली। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ग्रहों की परिभाषा क्या है, तो दोस्तों ग्रहों की परिभाषा है ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है। और जो अपने प्रकाश और ऊष्मा के लिए सूर्य पर निर्भर रहते हैं, ऐसे खगोलीय पिंडों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। और अगर हम तारे की बात करें तो दोस्तों ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, ऐसे खगोलीय पिंडों को दोस्तों हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है नक्षत्र मंडल। तो आइए समझते हैं कि नक्षत्र मंडल किसे कहा जाता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। तो दोस्तों जब हम रात को आसमान में देखते हैं और विविध तारों के समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहा जाता है दोस्तों, नक्षत्र मंडल कहा जाता है। अर्सा, मेजर या बिग बियर इसी प्रकार के नक्षत्र मंडल है। सप्त ऋषि, सात, सप्त का मतलब सात और ऋषि का मतलब संत,
यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। जो दोस्तों ये 7 तारों का जो समूह है ये किसका भाग है? अर्सा मेजर का भाग। तो दोस्तों प्रश्न कभी कभी इस प्रकार से पूछा जाता है कि सप्तऋषि 7 तारों का जो समूह है वो किसका भाग है, कौन से नक्षत्र का भाग है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि सप्तऋषि 7 तारों का जो समूह है वो किसका भाग है या कौन से नक्षत्र मंडल का भाग है, तो दोस्तों अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का भाग है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है ध्रुव तारा। तो आइए समझते हैं कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं और इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर दिशा को बताता है। तो दोस्तों ध्रुव तारा किसको बताता है? उत्तर दिशा को बताता है। तो कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि ध्रुव तारे से हमें कौन सी दिशा का ज्ञान होता है। तो कौन सी दिशा का ज्ञान होता है दोस्तों? उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो दोस्तों ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कहाँ रहता है? उत्तर दिशा में। ठीक है, हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो दोस्तों जो सप्तऋषि है इसकी सहायता से हम क्या जान सकते हैं? ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अगली जो दोस्तों हमारी हेडिंग है वो है सौरमंडल। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि सौरमंडल किसे कहते हैं और इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य होता है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का मुख्य कहा जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि सौरमंडल में कितने ग्रह है? तो कितने ग्रह हैं दोस्तों? 8 ग्रह है। ठीक है, 8 कौन कौन से हैं? तो दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इनको दोस्तों हम आगे और डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आइए अब हम सूर्य के बारे में समझने वाले हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो दोस्तों इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में ना होकर सूर्य किनारे में दिखाया गया है। तो आइए समझते हैं कि सूर्य किस प्रकार से सौरमंडल के केंद्र में होता है। तो दोस्तों ये मान लो कि ये सूर्य है और ये बुध है और ये शुक्र और ये पृथ्वी और ये मंगल और इसी प्रकार से दोस्तों अन्य ग्रह भी होंगे। तो दोस्तों जितने भी ग्रह हैं वो सभी ग्रह क्या करते हैं दोस्तों? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से शुक्र भी करेगा और पृथ्वी भी करेगी और मंगल भी करेगा और इसी प्रकार से जो दोस्तों अन्य 4 ग्रह है वो भी सूर्य की परिक्रमा इसी प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि सौरमंडल के केंद्र में कौन स्थित है? तो दोस्तों कौन है? सूर्य स्थित है। ठीक है, यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। तो दोस्तों सूर्य क्या है? बाकी ग्रहों से आकार में बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ठीक है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। तो दोस्तों जो सौरमंडल का जो खिंचाव बल है वही सौरमंडल को आपस में बांधे रखता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। तो दोस्तों सूर्य क्या है? यहाँ पे दोस्तों स्रोत होना था। ठीक है, सूर्य क्या है दोस्तों? सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम ग्रहों को समझने वाले हैं और ग्रहों की परिभाषा हमने ऊपर समझ ली थी। तो दोस्तों आइए अगर हम बात करें कि ग्रहों की परिभाषा क्या है। जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है ऐसे खगोलीय पिंडों को दोस्तों हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और ये अपने प्रकाश और ऊष्मा के लिए अन्य खगोलीय पिंड या सूर्य पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। तो दोस्तों हमारे सौरमंडल में कितने? 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भी हम चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सौरमंडल में पृथ्वी सहित 8 ग्रह है जिनका वर्गीकरण निम्न है।
ठीक है। तो दोस्तों जो सौर मंडल में 8 ग्रह है उनका जो वर्गीकरण है वो 2 भागों में किया गया है। पहले भाग में दोस्तों पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह और चट्टानी ग्रह को रखा गया है, और दूसरे भाग में दोस्तों जोबियन ग्रह, बाह्य ग्रह और गैसीय ग्रहों को रखा गया है। अब बात आती है कि पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह और चट्टानी ग्रह में कौन कौन से ग्रह हैं। तो दोस्तों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये पार्थिव, आंतरिक और चट्टानी ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों जोबियन ग्रहों के अंतर्गत कौन कौन से ग्रह आते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। अब दोस्तों हम जानने वाले हैं कि यहाँ से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि पार्थिव ग्रहों की पहचान कीजिए, या आंतरिक ग्रह या चट्टानी ग्रहों की पहचान कीजिए। तो हमें ऑप्शन में पहचानना होगा कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं। तो दोस्तों कौन कौन से हो जाएंगे? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इन्हें पार्थिव या आंतरिक या चट्टानी ग्रह क्यों कहा जाता है? आंतरिक ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों ये सूर्य से कम दूरी पर स्थित है। और अगर हम बात करें चट्टानी ग्रह, तो दोस्तों जितने भी ये आंतरिक ग्रह है ये सारे के सारे ग्रह दोस्तों चट्टानों से मिलकर बने हैं। जैसे दोस्तों हम देख सकते हैं हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी किससे बनी है? चट्टानों से मिलकर बनी है। ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें जोबियन ग्रह या बाह्य ग्रह, ठीक है, इन्हें गैसीय ग्रह क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों ये गैसों से मिलकर बने हैं। और बाह्य ग्रह दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है। इन ग्रहों में कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण इन ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि बुध से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बुध सूर्य के सबसे नज़दीक और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सौर मंडल के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? बुध है। और अगला प्रश्न पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा ग्रह भी कौन है? बुध है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ दिन अत्यधिक गर्म, रातें बर्फीली होती है। इसका जो दोस्तों कारण होता है कि जो बुध ग्रह है इसका अपना वायुमंडल नहीं है। और जब दोस्तों इसका अपना वायुमंडल नहीं है तो दिन में दोस्तों सूर्य की जो किरणें हैं वो सारी के सारी बुध पर आ जाती है, इसलिए दिन बहुत गर्म होते हैं। और रातें बर्फीली इसलिए हो जाती है कि जब इसका वायुमंडल नहीं है तो सारी के सारी ऊष्मा दोस्तों क्या हो जाती है? वापस सौर मंडल में लौट जाती है, इसलिए रातें बर्फीली होती है। ठीक है। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका अपना वायुमंडल नहीं है? तो दोस्तों कौन सा ग्रह हो जाएगा? बुध। ठीक है। बढ़ते हैं आगे की ओर। बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। तो दोस्तों बुध का जो तापांतर है, तापमान का जो दोस्तों अंतर है वो अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। क्यों सबसे ज़्यादा है? क्योंकि दोस्तों दिन में सूर्य के सारी किरणें बुध पर आ जाती है, इसलिए ये बहुत गर्म होता है। और रात को सारी के सारी जो दोस्तों सूर्य की ऊष्मा है वो वायुमंडल में चले जाती है, इसलिए ये रात में बर्फीली हो जाते हैं, या यहाँ पर रातें बर्फीली होती है। इसलिए जो दोस्तों तापमान का अंतर है वो बुध पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा दोस्तों 88 दिन में और अपने अक्ष पर एक चक्कर दोस्तों 59 दिन में पूरा करता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इन प्रकारों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुध अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन का समय लेता है? तो दोस्तों 59 दिन। और सूर्य की परिक्रमा में दोस्तों कितने दिन का समय लेता है? तो 88 दिन का समय लेता है। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम समझने वाले हैं कि शुक्र से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? शुक्र है। ठीक है। और आगे है दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी की बहन और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों कौन से ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इसका आकार, आकृति और घनत्व लगभग सूर्य के समान है, इसलिए शुक्र को दोस्तों पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है। आगे है दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड। ठीक है। इस प्रकार से भी दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला खगोलीय पिंड कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है? शुक्र है। और कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह
अगर दोस्तों ग्रह पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे की ओर। शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों बाकी जो सारे ग्रह है वो पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण दोस्तों ये क्या करते हैं, पूरब से पश्चिम दिशा में क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ और इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों शुक्र और अरुण पूरब से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। शुक्र शाम को पश्चिम में और सुबह को पूरब में दिखाई देने के कारण ही इसे सांझ का तारा तथा बौर का तारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो शुक्र है, शुक्र शाम के समय कहाँ दिखता है, पश्चिम में दिखता है, और सुबह के समय कहाँ दिखता है दोस्तों, पूरब में दिखता है। इसी कारण इसे सांझ और बौर का तारा भी कहा जाता है। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सांझ और बौर का तारा किसे कहा जाता है या किस ग्रह को कहा जाता है, दोस्तों शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, और कभी कभी दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है, दोस्तों वो भी शुक्र को ही कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम पृथ्वी के बारे में समझने वाले हैं कि इससे किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी और बीच से उभरी हुई है, इसी कारण इसे भूभाग कहा जाता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह और आकार में यह पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा नंबर आता है, तीसरा आता है, और आकार के दृष्टि से तो पांचवां सबसे बड़ा ग्रह आता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी 71% जल से ढकी हुई है। तो दोस्तों जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। कभी कभी दोस्तों प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि नीला ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो दोस्तों कौन से ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 तथा अपने कक्षीय तल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। और दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, दोस्तों 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और अपने कक्षीय तल पर कितना, 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, इसको दोस्तों आगे हम अगले चैप्टरों में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि कितना अपने अक्ष पर झुकी हुई है और कितना अपने कक्षीय तल पर झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी का अपना एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है, एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, वो चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। दोस्तों अब हम चंद्रमा के बारे में समझने वाले हैं कि चंद्रमा से किस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। तो दोस्तों चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। ठीक है, तो दोस्तों इस पर भी प्रश्न पूछा गया है कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से कितना है, तो केवल 1/4 है। आगे है दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, लगभग इतने ही दिन में अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। तो दोस्तों चंद्रमा जो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में दिन लगाता है या समय लगाता है वो 27 दिन, और इतने ही दिनों में दोस्तों ये अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि अपने अक्ष पर एक चक्कर और पृथ्वी का एक चक्कर, तो दोस्तों अपने अक्ष का मतलब हो जाएगा कि जहाँ पर चंद्रमा स्थित है वहीं पर जब वो घूमेगा तो उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना, 27 दिन लगते हैं। और जब ये मान लो कि ये पृथ्वी है
और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से जो चक्कर लगाएगा या परिक्रमा करेगा, उसको भी दोस्तों कितना दिन लगता है एक चक्कर पूरा करने में? तो 27 ही दिन लगते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों थोड़ा सा हम इसे समझ लेते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश या सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। दोस्तों अब हमने मालूम करना है कि भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर सबसे पहले गए। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत के ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे जो चंद्रमा पर सबसे पहले गए, तो दोस्तों राकेश शर्मा भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर सबसे पहले जिन्होंने कदम रखा। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों अब हम क्षुद्र ग्रहों के बारे में समझने वाले हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो दोस्तों तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों उन छोटे पिंडों को ही क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं चित्र में। तो दोस्तों ये हो जाएगा मंगल और ये हो जाएगा बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच दोस्तों क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो बहुत बार दोस्तों परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो क्षुद्र ग्रह है वो कौन से ग्रहों के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो दोस्तों कौन सी कक्षा, कौन से ग्रहों की कक्षा? तो मंगल और बृहस्पति। और चित्र में भी हमने समझ लिया। तो दोस्तों ये वो वाला हो जाएगा मंगल और ये वाला हो जाएगा बृहस्पति। और इन दोनों की कक्षाओं के बीच क्या पाए जाते हैं दोस्तों? क्षुद्र ग्रह। इसे क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों हम उल्कापिंड के बारे में समझने वाले हैं कि उल्कापिंड किसे कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। तो दोस्तों जो सूर्य के चारों ओर छोटे छोटे जो पत्थर क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं या करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि उनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो ये उल्कापिंड होते हैं ये पृथ्वी की कक्षा की ओर आ गिरते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या होता है दोस्तों? इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो ये उल्कापिंड है ये उल्कापिंड पृथ्वी की ओर आ गिरते हैं। और जैसे ही दोस्तों जो हमारे पृथ्वी का वायुमंडल है वायु के साथ घर्षण करते हैं, तो दोस्तों इनमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है, जिस कारण ये क्या दिखते हैं दोस्तों? चमकदार और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे है साथियों, कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढा बन जाते हैं या गड्ढे बन जाते हैं। तो दोस्तों ये एक चित्र है महाराष्ट्र का और कहा जाता है कि 50-100 साल पुरानी लानोर क्रेट झील ये किसके कारण बनी है दोस्तों? ये पृथ्वी पर एक उल्कापिंड गिरा था और उसी उल्कापिंड से दोस्तों क्या बन गया? पृथ्वी पर गड्ढा बन गया और जिससे इस झील का निर्माण हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों हम आकाशगंगा को समझने वाले हैं कि आकाशगंगा किसे कहते हैं। अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होने से तारों एवं आकाशगंगा का निर्माण होता है। तो दोस्तों जब अरब वर्ष लग जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम के जब बादल क्या होते हैं? संकुचित होते हैं, तो दोस्तों उससे तारों और आकाशगंगा का निर्माण होता है।
हमारा सौरमंडल जिस, यहाँ साथियों क्या होना था, होना था जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं और यह सर्पिलाकार है। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसका नाम क्या है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं। तो हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उस आकाश गंगा को क्या कहते हैं दोस्तों, मंदाकिनी कहते हैं। और ये बहुत बार पेपरों में प्रश्न पूछा भी गया है कि हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उस आकाश गंगा का नाम क्या है, तो दोस्तों मंदाकिनी है। ठीक है, और आगे प्रश्न पूछा जाता है कि इसका जो आकार है वो किस प्रकार का है, तो दोस्तों सर्पिलाकार है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। आकाशगंगा का वो भाग जो पृथ्वी से प्रकाशित या सरिता के समान दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मिल्की वे कहलाती है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि आकाशगंगा का वो भाग जो पृथ्वी से प्रकाशित दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, यह आकाशगंगा का ही एक भाग है। अब साथियों हम ब्रह्मांड के बारे में समझने वाले हैं कि ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं, इन लाखों आकाश गंगाओं से ही ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो दोस्तों जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें लाखों आकाश गंगाएं हैं और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती है दोस्तों, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जिस प्रकार से हम ये चित्र में देख पा रहे हैं कि इस चित्र में लाखों आकाश गंगाएं हैं और लाखों आकाश गंगाएं मिलकर क्या करती हैं साथियों, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। इसको थोड़ा सा हम इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम जो मनुष्य है, इंसान है, हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। और हमारी पृथ्वी दोस्तों सौरमंडल का एक हिस्सा है और हमारा सौरमंडल दोस्तों आकाश गंगा का हिस्सा है। और आकाश गंगा या लाखों आकाश गंगाएं मिलकर दोस्तों किसका निर्माण करती है, ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी या आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में दोस्तों एक कमेंट जरूर करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और साथ में दोस्तों आपको एक काम और करना है कि इस क्लास को अपने उन सभी साथियों तक शेयर करना है जिनका भी इस बार यूटेट का पेपर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे सारथी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और साथ में एक कमेंट जरूर करें।